हेलो बच्चा पार्टी। आप लोगों से दोबारा मिलके अच्छा लगा। मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो जो है उस लोगों को आपने काफ़ी सराहा, अच्छा भी लगा लोगों को, खास करके बच्चों को ही जिनको पढ़ना है। उसी सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में जनन। तो कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक लगभग पढ़ लिया था, फ्लावर के स्ट्रक्चर तक। हम लोग थोड़ा सा पीछे होकर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक, नर जनन को पढ़ेंगे और सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया को, जिसमें परागकण का निर्माण होता है और जिससे दो मेल गैमीट्स या नर युग्मक बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो आज का पहला हेडिंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे नर जनन अंग। तो किसी भी प्लांट के अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग की बात की जाए तो उसे कहा जाता है एंड्रोसियम। तो किसी भी पौधे के नर जनन अंग के भाग को कहा जाता है एंड्रोसियम। तो इसको कह रहा हूं एंड्रोसियम, ANDROECIUM। किसी भी पौधे के नर जनन अंग को क्या कह रहा हूँ? एंड्रोसियम। दूसरा कह रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो कल हम लोग बना रहे थे हिबिस्कस, गुड़हल को। तो मान लो कह रहा है ये उसका बीच वाला हिस्सा है जो ऐसे डिवाइड है, ये ऊपर जाके भी ऐसे डिवाइड है। उसके बाद कह रहा है कि ये अंदर आके ऐसे डिवाइड है, ये ऐसा, और भी इसमें पेटल्स वगैरह होंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो कह रहा है कि इसको लिखे थे पेडिसिल, इसको लिखे थे कैलिक्स, कोरोला हम लोगों ने बनाया नहीं है। इस पूरे हिस्से को हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम। अगर इसमें से हम लोग किसी एक को बाहर निकाल लें तो उसे कहेंगे हम लोग स्टैमेन। तो किसी भी पौधे के नर जनन अंग को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है क्या? एंड्रोसियम। और वो ग्रुप होता है किसका? स्टैमेन का। दूसरा कह रहा है ये भी प्लांट का कौन सा भाग था? मेल या नर। अब कह रहा है जो एंड्रोसियम है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो दो। पहले हिस्से को कहते हो एंथर और दूसरे हिस्से को कहते हो फिलामेंट। तो पुष्प का नर जनन अंग दो भागों में विभाजित होता है, जिसके पहले भाग को एंथर तथा दूसरे भाग को क्या कहते हैं? फिलामेंट। दोनों एक दूसरे से जिसके कारण आपस में जुड़े हुए हैं उस भाग को कहते हैं कनेक्टिव। ये ऊपर तक जो लाइन गई है, ये सब कल थोड़ा सा हो गया था, संयोजक। पुष्प का नर जनन अंग एंड्रोसियम कहलाता है, जो स्टेमेन से मिलकर बना होता है, ग्रुप होता है। ये हर पुष्प में या हर स्पीसीज में जो कहा जाए तो वो बदलता रहता है। और कह रहा है कि एंड्रोसियम स्टेमेन से मिलकर बना है, ये दो भाग में विभाजित है, जिसके एक भाग को एंथर कहते हैं, दूसरे भाग को फिलामेंट कहते हैं। जिसको आपस में जोड़ने वाला हिस्सा जो है वो है कनेक्टिव। तो अगर कहा जाए इसमें कितने भाग हैं? दो। तो इस एंथर को बोला जाएगा बाई लोब्ड एंथर। तो बाई लोब्ड एंथर किसकी खासियत है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ऐसे प्लांट जिसमें क्या हो रहा था? फ्लावर का फॉर्मेशन होता था। तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प का निर्माण होता है उन्हें आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। दूसरा, इनके नर जनन अंग को एंड्रोसियम कहते हैं, जो किससे मिलके बना होता है? स्टेमेन से। स्टेमेन कितने भागों में विभाजित होता है? तो दो, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। इसको कहते हो तंतु, इसको कहते हो एंथर सैक, दूसरा नाम लिखते हो, नहीं एंथर सैक लिखते हो, परागकोश कहते हो। दूसरा कह रहा है कि अगर हम इसको ऐसे काट लें, ऐसे काट लो, तो उसको क्या लिखोगे? टीएस एंथर। तो ये जो लाइन गई है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो। इसको बोलोगे टीएस डाइथिकस।
एंथर, डाई मतलब हो जाएगा दो, थिकस मतलब भाग, एंथर के। तो इस एंथर को हम क्या कहेंगे, टीएस डाई थिकस एंथर। दो भागों में, कहेंगे बाई थिकस भी लिखा है तो वो भी क्या है, सही है। तो काटने के बाद इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा था ऐसे, यहां तक हम लोग कल बना चुके थे ऐसे। इसको लिखे थे फिलामेंट, ये भी और ये भी। इसको लिखे थे एंथर। एंथर कितने पार्ट में डिवाइड है, दो ऐसे। तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, इसलिए इसको कह रहा हूँ डाइथिकस। ये किनारे पे एक एक थिकस। तो अगर कहे एक एंथर में कितने लोब हैं, तो दो। दोनों लोब में कितने पॉलन सैक हैं, तो चार, क्योंकि एक भाग में दो है, दूसरे भाग में दो है। इसको कहते हो पॉलन सैक। दूसरा नाम इसका लिखते हो एंथर सैक। तीसरा नाम लिखते हो माइक्रो स्पोरेंजिया। तो इतना नाम सबका एक ही है, तीनों एक ही चीज। तो पुष्प के नर जनन अंग को एंड्रोसियम कहते हैं, जो स्टेमेन से मिलकर बना होता है। ये दो भाग में विभाजित होता है, जिसे एंथर और फिलामेंट कहते हैं। दोनों भाग को आपस में जोड़ने वाली संरचना कनेक्टिव कहलाती है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एंथर का टीएस स्ट्रक्चर देखने पर इसमें दोनों भाग दिखाई देते हैं, इसलिए इस एंथर को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस एंथर कहते हैं। एक डाइथिकस एंथर में पॉलन सैक पाए जाते हैं, जिसका दूसरा नाम एंथर सैक, तीसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इसका जो नंबर है वो कितने होते हैं, चार। एक लोब में कितने होंगे, एक साइड दो, दूसरे साइड कितने होंगे, दो। एक लोब में पूछेगा तो आंसर होगा दो, दोनों लोब को मिला के पूछेगा तो दो, आंसर हो जाएगा चार। अब कह रहे हैं अगर इस हिस्से को हम लोग देखें कहाँ, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि छोटी चीज है तो थोड़ा मैग्नीफाई करके देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसे, ऐसे कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कह रहा है इसमें एक लेयर बाहर की तरफ है, ये वाली जो बनाई जा रही है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं इपीडर्मिस। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो तीन लेयर होने चाहिए, और भी चीजें हैं, एनिमल, प्लांट। तो कह रहा है इसका आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इपीडर्मिस। ये कौन सा लेयर है, बाहर वाला, इसको क्या कहेंगे, इपीडर्मिस। तो एंथर के बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं इपीडर्मिस। इसकी खासियत ये है, ये होता है यूनिलेयर। यूनिलेयर मतलब, यूनि का मतलब होगा एक, और लेयर मतलब आवरण, मतलब चारों तरफ से उसके कितने आवरण हुए, एक। दूसरा यूनि न्यूक्लिएट, यूनि का मतलब फिर एक, और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। तो सब में कह रहा है कि लेयर एक है, और सब में न्यूक्लियस भी कितने हैं, एक ही है। तो एक एंथर के आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, जिसकी खासियत तो ये होती है कि उसमें लेयर एक होता है, और प्रत्येक लेयर में जो कोशिकाएं हैं वो सिंगल हैं, और उनमें केंद्रक भी कितना है, एक एक है। दूसरा, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, चार पॉलन सैक। इसको क्या बोलोगे, पॉलन सैक। कितने हैं, चार। ऐसे दो पार्ट में ये डिवाइड है। बीच में यहाँ क्या होगा, ये वाला हिस्सा कनेक्टिव। कनेक्टिव वाले हिस्से में दो टाइप के सेल हैं, एक को कहोगे जाइलम और एक को कहोगे फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को आपस में जो जोड़े हुए हैं उस हिस्से को कहते हैं कैम्बियम। हिंदी में लिखा होता है एधा। और जाइलम और फ्लोएम को मिला के एक नाम दिया जाए, वैस्कुलर बंडल। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक किसे कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं सम्मिलित रूप से एक दूसरे से कैम्बियम से जुड़ी होती हैं, और कह रहा है कि इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक, जो कहाँ पाई जाती हैं, कनेक्टिव वाले हिस्से में। दूसरा कह रहा है कि इसके पहले लेयर को हम लोग क्या कह रहे थे, एपिडर्मिस। इपी मतलब होता है बाहर,
या अपर भी लिख सकते हैं। डर्मिस मतलब होता है स्किन या त्वचा, तो इसको लिखते हो ऊपरी त्वचा या बाह्य त्वचा हिंदी में, इसीलिए इसे कहते हो एपिडर्मिस। दूसरा कह रहा है कि इसके चारों तरफ एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होगा ऐसे, जो कितने लेयर में होगा, 1 से 2 लेयर में ऐसे। मान लो पहला लेयर बना चुके थे, ये दूसरा लेयर हुआ, तो कह रहा है कि 1 से, ऐसे समझ लो, 1 से 2 लेयर में क्या पाया जा रहा है, एंडोथीसियम। ये उसका कौन सा लेयर हुआ, दूसरा। इंडो मतलब अंदर, थीसियम मतलब ये थिकस वाले भाग के लिए कह रहा है, थिका वाला जो लिख रहे थे ये वाला। तो दूसरे लेयर को कह रहा हूँ इंडोथीसियम। कितने लेयर में है, 1 से 2 लेयर में। इसके जो सेल है, ये जो सेल है, ये जहाँ से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस धंसे हुए भाग को कहते हो स्टोमियम। तो अगर स्टोमियम के सामने की सेल की बात की जाए और बाकी जो उभरा हुआ है उसके सामने की बात की जाए, तो अल्टरनेट एक के बाद एक इसमें पाया जाएगा ऐसी संरचनाएं जो स्टोमियम में नहीं होंगी, बाकी पूरे अंतर के एंडोथीसियम वाले हिस्से में होंगी। उस हिस्से को हम लोग कहते हैं अल्फा सेलुलोज। तो एंडोथीसियम 1 से 2 लेयर में होता है, उसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि जब गर्मियों के समय में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इन सेल्स में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो वेपर के फॉर्म में वाष्प बन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जिसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है वो और कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और जिस हिस्से में अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता, मतलब स्टोमियम वाले भाग में, वहां से वो टूट जाता है, और टूटने की क्रिया को कहते हो डेहिसेंस, या हिंदी में लिखता है स्फुटन, चटकना। तो एक एंथर में कितने लेयर, अभी 2 एपिडर्मिस, उसकी खासियत यूनिलेयर, यूनिन्यूक्लिएट, चारों तरफ से एक लेयर और सब में केंद्रक की संख्या 1। दूसरे लेयर को कहोगे एंडोथीसियम, वो 1 से 2 लेयर में पाया जाता है। स्टोमियम वाले भाग को छोड़ दिया जाता है, उसके कोशिकाओं में अल्टरनेट एक के बाद एक छोड़कर क्या पाया जाएगा, अल्फा सेलुलोज। जब गर्मियों के समय में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो इन कोशिकाओं में उपस्थित जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण जिस भाग में अल्फा सेलुलोज है वो और कठोर हो जाएगा, क्योंकि वो फिलामेंटस सेल होते हैं, तंतुअत। और जिस भाग में अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता वहां से वो क्या होता है, टूट जाता है। तो टूटने की क्रिया कहाँ होती है, स्टोमियम वाले भाग से, और टूटने के प्रोसेस को ही क्या कहते हो, डेहिसेंस या स्फुटन या चटकना। तीसरी बात, बाकी हिस्से जो बच गए उसको अगर हम ऐसे राउंडेड भर दें तो इस हिस्से को हम बोलेंगे एंथर का तीसरा लेयर, और एंथर के तीसरे लेयर को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। तीसरा लेयर क्या कहला रहा है, मिडिल लेयर। ये 3 से 4 लेयर में पाया जाता है, और ये एंथर को न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। और चौथा और अंतिम लेयर होता है इस पॉलन सैक के अंदर, ऐसे सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। उसको कहते क्या है, टैपिटम। तो एंथर के चौथे लेयर को कहते हो टैपिटम। ये कह रहा है कि इसकी 2 अवस्थाओं में होता है, एक होता है इमेच्योर, अपरिपक्व, दूसरा होता है मैच्योर, परिपक्व। जब ये इमेच्योर अवस्था में होगा तो ये होगा यूनिलेयर, यूनिन्यूक्लिएट। वही यूनि मतलब एक, लेयर मतलब आवरण, यूनि मतलब एक, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। चारों तरफ से कह रहा है कि इसके लेयर कितने हैं, 1, तो इसलिए वर्ड यूज करोगे यूनिलेयर। और दूसरा कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियस भी कितने हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो उसे बोलोगे यूनिन्यूक्लिएट। दूसरा कह रहा है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो लेयर तो ये एक ही रहता है, यूनिलेयर ही रहेगा, पर न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, तो उसे कहोगे मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी का मतलब होता है मोर, अधिक, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस।
एक से अधिक केंद्रक हो जाएंगे, इसमें एक ही रह जाएगा। तो इसे कहते हो यूनिलेयर, एक लेयर। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक केंद्र की है, इसे कहोगे यूनिलेयर मतलब एक लेयर। मल्टी मतलब होता है अधिक, तो इसको हिंदी में लिखोगे बहुकेंद्र की। तो कह रहा है एक एंथर है, उसमें 4 आवरण पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। पहले आवरण को कहते हो एपिडर्मिस। उसकी खासियत ये है कि यूनिलेयर यूनिन्यूक्लिएट अवस्था में पाया जाता है, चारों तरफ से एक लेयर पाए जाते हैं, और उसमें जो कोशिकाएं हैं उसमें कितने कितने केंद्रक है, एक। दूसरे लेयर को कहते हो एंडोथीसियम। उसमें क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज। कितने लेयर में है, 1 से 2 लेयर में है। अब कह रहा है इसमें गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है तो इसमें जो जल है वो वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है, जिसके कारण उसमें कौन सी क्रिया होती है, डेहिसेंस। और यहाँ डेहिसेंस कहाँ होता है, स्टोमियम वाले भाग में। और क्यों स्टोमियम वाले ही भाग में होता है, क्योंकि स्टोमियम वाले भाग में अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसलिए जब वाष्प बनकर उड़ेगा तो जहां जहां कह रहा है अल्फा सेलुलोज है वो और कठोर हो जाएगा, और जिस भाग में नहीं है वहीं से वो टूट जाएगा। टूटने की क्रिया को ही क्या कह रहे हो, डेसेस या स्फुटन। तीसरा कह रहा है एंथर के तीसरे लेयर को कह रहा हूं मिडिल लेयर या मध्य आवरण, जो 3 से 4 आवरण में पाया जाता है, यह एंथर को क्या कहता है, न्यूट्रिशन या पोषण। और एंथर के चौथे और अंतिम लेयर को क्या कहते हो, टैपिटम, जो अपरिपक्व अवस्था में यूनिलेयर यूनिन्यूक्लिएट तथा परिपक्व अवस्था में यूनिलेयर मल्टीन्यूक्लिएट हो जाता है, बहुकेंद्र की हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा केवल एंथर के लिए। दूसरी चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो समझ में आ रहा है तो ठीक है, देखा जा रहा है, इसको मिटा रहे हैं हम। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल वाली वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो यार उसको शेयर करो, और इसको तो करोगे ही, क्योंकि अगर कल वाला देखे हो तो उसके आगे बढ़ना भी है, रुकना तो है नहीं लाइफ में कहीं। अच्छी बात है। चलो सुनो, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कह रहे थे एंड्रोसियम। किससे मिलके बना था, स्टैमेन से। स्टैमेन कितने पार्ट में डिवाइड था, 2, एंथर और फिलामेंट में। दूसरा, एंथर को जब काटे थे तो कहे थे टीएस डाइथिकस एंथर, और टीएस डाइथिकस एंथर ANTHER एंथर, इसमें क्या मिला था, पॉलन सैक। पॉलन सैक, अगर हम उसमें से एक पॉलन सैक को बाहर निकालें, पॉलन सैक कितने थे, 4, एक पॉलन सैक को हम लोग कह रहे हैं बाहर निकाल ले रहे हैं। तो जो बाहर निकाल रहे हो उसके बाहरी आवरण को क्या कह रहे थे, टैपिटम। इसको क्या कह रहे थे, टैपिटम। और टैपिटम की खासियत क्या थी, ये या तो मैच्योर हो रहा था या इमेच्योर था। और जब ये मैच्योर था तो था यूनिलेयर यूनिन्यूक्लिएट, और जब ये मैच्योर हो गया तो ये चेंज हो गया था यूनिलेयर मल्टीन्यूक्लिएट में। यहां तक हो गया था, इतना भी पढ़े। दूसरा, अगर बात किया जाए टैपिटम के अंदर या पॉलन सैक में कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं, तो उन कोशिकाओं को कहते हो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जैसे कह रहे हैं यहाँ कोशिकाएं कौन सी हैं, इन कोशिकाओं को कहते हो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये कैसी होंगी, डिप्लॉयड। तो मान लो उसमें से कोई एक बार निकाल लिया हो, ये इंडोमाइटोसिस की क्रिया, इंडो मान लो लिख रहा हो, लिखा जाए यहाँ पे इंडोमाइटोसिस की क्रिया द्वारा संख्या में बढ़ती। इंडो मतलब अंदर, माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। तो इंडोमाइटोसिस की क्रिया द्वारा वो लगातार क्या होती है, संख्या में बढ़ती जाती है। तो उसके अंदर की कोशिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो डिप्लॉयड होती है। दूसरा कह रहा है कि यदि इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म की मात्रा जो है वो क्या है, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए,
तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्पोर मदर सेल में। किस में चेंज हो जाएंगे? स्पोर मदर सेल में। और ये कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। इनका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल और तीसरा नाम लिख सकते हो पॉलन मदर सेल। तो यह करके इसको क्या लिख सकते हो? माइक्रो स्पोर मदर सेल, या करके क्या लिख सकते हो इसको? पॉलन मदर सेल। ये भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। तो कह रहा है एंथर में पाए जाने वाले सेल को क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो डिप्लॉइड होगा। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये कोशिकाएं बदल जाएंगी स्पोर मदर सेल में, वो भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। इनका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, तीसरा नाम पॉलन मदर सेल, ये भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। अब कह रहा होगा क्या? इनमें होगा माइटोसिस या मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन मतलब आता है कमी। मियोसिस में क्या होता था? 1 से 4 सेल बनते थे, कल पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था। हाफ होना मतलब रिडक्शन होना, कम हो जाना, तो इसीलिए इसको बोलते हो रिडक्शन डिवीजन। तो एक पॉलन मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन द्वारा या मियोसिस या माइटोसिस द्वारा होता क्या है? जो सेल बनते हैं वो 4 बनते हैं। 2 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा, कल वाला याद करो या पुराने लेक्चर में है, और एक बार क्या हुआ होगा? साइटोकाइनेसिस। तो इन चारों को कहोगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, और मियोसिस होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे? हेप्लॉइड। ये सब कैसे थे? डिप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए, इसलिए इसको क्या कह रहे थे? रिडक्शन डिवीजन। दूसरा, ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो जिसके कारण ये आपस में जुड़े हैं उसे कहते हो कैलोज। ये एक प्रकार का एंजाइम है, और ये कैलोज एंजाइम बनता कहाँ है? तो ये बनता है टैपिटम में। तो कैलोज एंजाइम का स्रावण कहाँ से होता है? सिक्रीन कहाँ से होता है? टैपिटम से। और ये काम क्या करता है? चारों माइक्रोस्पोर को क्या करता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कुछ टाइम पर होता क्या है? इनमें से 3 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। सड़ गल कर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको उचित टाइप का वातावरण या पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो जो एक बच जाता है उसको कहते हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर, क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं उसको। ये कैसा होगा? हेप्लॉइड, क्योंकि ये कैसा था? हेप्लॉइड। और यही बनाएगा किसको? पॉलन ग्रेन को, जैसे को हिंदी में कहते हो परागकण को। परागकण, परागकण कैसा होगा? हेप्लॉइड, क्योंकि वो हेप्लॉइड सेल से बना। तो सीधे सीधे कहा जाए ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया? तो इस पूरे प्रोसेस को कहोगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोर मतलब बीजाणु, जेनेसिस मतलब होता है निर्माण होना या फॉर्मेशन। 3 वर्ड है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसलिए हिंदी में इसको लिखोगे सूक्ष्म, सूक्ष्म इधर होगा, बीजाणु जनन। तो अगर थियरी लिखना हो तो इतना पहले बनाओगे, लिखोगे पुष्प के नर जनन को एंड्रोसियम कहते हैं, जो स्टेमेन से मिलकर बना होता है। ये 2 भागों में विभाजित होता है, इसे एंथर और फिलामेंट कहते हैं। एंथर की टीएस संरचना का अध्ययन करने पर उसमें 4 पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर सैक दिखाई देते हैं, जिसके बाहरी आवरण को हम टैपिटम कहते हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में यूनिलेयर यूनिन्यूक्लिएट तथा परिपक्व अवस्था में यूनिलेयर मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था में पाया जाता है। इसके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं,
जो डिप्लॉयड अवस्था में पाई जाती हैं। जब इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कोशिकाएं स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनमें माइटोसिस, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन की क्रिया होने पर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चारों कोशिकाओं को 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं और मियोसिस होने के कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए ये हैप्लॉइड हो जाता है। यह चारों कोशिकाएं एक दूसरे से कैलोज एंजाइम की सहायता से जुड़ी होती हैं, जिसका निर्माण कहाँ होता है? टैपेटम वाले भाग में। तीसरा, इनमें से 3 कोशिकाएं सड़ गलकर नष्ट हो जाती हैं क्योंकि इन्हें उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। शेष एक कोशिका फंक्शनल माइक्रोस्पोर कहलाती है, जिससे परागकण या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। यह एक हैप्लॉइड, पहली बात तो ये गैमेट्स नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो। यह एक हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। चलो अभी मिटा लेंगे, यहाँ हेडिंग है, मान लो यहाँ से हम ऐसे डिवाइड कर ले रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा। इसको मान लो पॉलन ग्रेन, जो वहाँ लिखे तो बनता ये ऐसे है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, अभी हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे ये ऐसा हुआ है, पर पॉलन ग्रेन ऐसे है। होता ये है कि कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है ये एक हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट है। इसके बाहरी आवरण को कहते हो एक्साइन, अंदर वाले आवरण को कहते हो, आवरण मतलब लेयर, इंटाइन। इसमें एक पोर है, उसको कहोगे जर्म पोर। जर्म पोर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हो ट्यूब न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हो जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और इससे बनते हैं 2 मेल गैमेट्स। इन्हीं दोनों मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इतना स्टेप लिखना पड़ेगा तुमको, अगर पूछ लिया कि सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं, कहाँ होता है, कैसे होता है, सीधे सीधे। तो एक बार हम लोग कर चुके हैं। पॉलन ग्रेन है, इसके आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं। इसमें एक पोर है जिसे कहते हो जर्मपोर। जर्मपोर की तरफ पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को कहते हो ट्यूब न्यूक्लियस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को कहते हो जनरेटिव सेल। एक्साइन जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन। और जो इंटाइन बना होता है वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का, CELLULOS, पेक्टोसेलुलोज का। इतनी चीजें हैं पॉलन ग्रेन में। दूसरा, चलो इसके आगे बढ़ा जाता है। सीधे सीधे यहाँ जो हम लिखे हैं जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं बनता है। तो इसके और इसके बीच में कितने स्टेप में जाके ये 2 मेल गैमेट बनते हैं इसकी बात किया जा रहा है। चलो अब देखा जा रहा है, इसको हम हटा रहे हैं। सीधे सीधे लिख सकते हो क्या? परागकण के विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं, या लिख सकते हो 2 मेल गैमेट्स के बनने की क्रिया। किससे? परागकण के जनरेटिव सेल से। वीडियो अच्छा लग रहा तो देखो, हम तो भूल ही गए कहना, अभी याद पड़ रहा। शेयर करते थे, शेयर तो जरूर कर देना, देखो ग्रुप में डालो यार। वैसे पहले वीडियो जो बना वो अच्छा लगा, तुम लोगों ने उसको काफ़ी सराहा। देखो शुरू में जो पॉलन ग्रेन बना था किससे? फंक्शनल माइक्रोस्पोर से। उसमें क्या था? सीधे कह रहा है एक लेयर ये इंटाइन, उसके चारों तरफ क्या है? एक्साइन। ये है एक्साइन, ये वाला लेयर है इंटाइन। एक्साइन किसका बना था? स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन किसका बना था? पेक्टोसेलुलोज का। इसमें एक न्यूक्लियस है बस शुरू में, वहां जब बना होगा। सीधे मान लो कह रहा है कि ये किससे बन रहा था? ये बन रहा था फंक्शनल माइक्रोस्पोर से। फंक्शनल
माइक्रोस्पोर से, क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु से। इसमें ये हो गया साइटोप्लाज्म। और एग्जाइन जहां आपस में गैप हो जाता है उस हिस्से को कहते हो जर्मपोर। तो सबसे पहले हो क्या रहा है इसमें, इसमें होगा अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले इसमें एक हॉलो स्पेस बन जाएगा, खोखला भाग, जिसको कहते हो वैक्यूल, और इसका न्यूक्लियस तो वही है। बाकी स्ट्रक्चर भी कैसा है वैसा ही है। यहाँ पे ये क्या हो गया, जर्मपोर, ये बन गया वैक्यूल, ये बन गया न्यूक्लियस, और बाकी तो साइटोप्लाज्म इसमें है ही, रिक्तिका कहते हैं उसको। अब इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस होगा क्या, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये हो गया पॉलन ग्रेन, साइटोप्लाज्म, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो एक को बोलोगे क्या, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ इसमें, ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरे को कहोगे जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर क्या होगा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेगा और बदल जाएगा किसमें, जनरेटिव सेल में। किसमें बदल जाएगा, जनरेटिव सेल में। और बाकी तो साइटोप्लाज्म वैसे ही है, और यहाँ पे क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ये सब जर्मपोर, एग्जाइन, इंटाइन सब वैसे के वैसे अभी पड़ा हुआ है। कुछ टाइम के बाद होगा क्या कि ये जो जनरेटिव सेल है वो पॉलन ग्रेन के इंटाइन वाले लेयर से जाके जुड़ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे बना के, ये वाला, ये तो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। इसको कहोगे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल अटैच्ड टू इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर। जुड़ गया। जुड़ने के बाद होगा क्या, अब लंबाई में वृद्धि करेगा। क्या किया, अब लंबाई में वृद्धि किया। जनरेटिव सेल क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। कुछ टाइम के बाद अब इससे अलग हो जाएगा। यहां न्यूक्लियस है, कौन सा, ट्यूब न्यूक्लियस, ये भी क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये अलग होकर उसके साइटोप्लाज्म में तैरने लगेगा। ये क्या है, जनरेटिव सेल। और जैसे ही तैरने लगेगा अब उसमें डिवीजन हो जाएगा, वो दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। होगा क्या, दो पार्ट में डिवाइड। ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, और ये दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इन्हीं दोनों को कहते हो मेल गैमेट्स। तो इतने स्टेप में बनेगा, जो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे क्या, फंक्शनल माइक्रोस्कोप से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन डायरेक्ट, जो हम लोग वहाँ मेच्योर बना दिए थे, ये मेच्योर है अभी फिलहाल। और ये क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस। ये हो गया जर्मपोर। अब ये यहीं रुकेगा नहीं, इसके आगे बढ़ेगा। होगा क्या कि जो जर्मपोर है उसके रास्ते इंटाइन वाला लेयर बाहर आने लगेगा। तो ये कुछ टाइम के बाद स्ट्रक्चर ऐसे होने लगेगा। ये हो जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस, और दो यहाँ क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट। और जो इंटाइन है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, आउटसाइड। किसके रास्ते, जर्मपोर के रास्ते। और कुछ टाइम के बाद क्या बना लेगा, एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
इसको कहोगे पॉलन ट्यूब, और इसी में होंगे 2 मेल गैमीट और एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरह बनेगा क्या, 2 मेल गैमीट्स। ये सब चीजें ऐसे इतने स्टेप में होने के बाद, तो अगर पूछ रहा है परागकण के विकास की विभिन्न प्रवस्थाओं का अध्ययन करें या 2 मेल गैमीट के बनने की क्रिया का वर्णन करें। परागनली इसको कहते हैं, और इसकी खोज की थी जेबी अमीकी ने, जेबी अमीकी, ठीक है ना। देखो इसको लिखो कैसे, सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में फंक्शनल माइक्रोस्कोप की सहायता से अपरिपक्व परागकण का निर्माण होता है, जिसमें जर्मपोर, एक्साइन और इंटाइन और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो परागकण के किसमें साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। अब ये बना किस प्रोसेस के कारण बना था, मियोसिस, क्योंकि ये मियोसिस में बनता है। तो ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा हैप्लॉइड। तो सब के सब क्या होंगे, हैप्लॉइड। इसीलिए मेल गैमेट कैसे होंगे, हमेशा हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के कारण बने होंगे। इसलिए क्वेश्चन यहाँ लिखता है, क्वेश्चन नहीं मतलब आंसर लिखता है, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। तो देखो इसको लिखो कैसे, सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में फंक्शनल माइक्रोस्कोप की सहायता से अपरिपक्व परागकण का निर्माण होता है, जिसमें एक जर्मपोर पाया जाता है, जिसके बाहरी आवरण को एक्साइन कहते हैं और जबकि अंदर वाले आवरण को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन का निर्माण स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन की सहायता से होता है, जबकि इंटाइन का निर्माण पेक्टोसेलुलोज के कारण होता है। सबसे पहले इसमें वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसके कारण अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस कोशिका में उपस्थित साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, जिससे बदल जाता है ये जनरेटिव सेल में। कुछ समय पश्चात जनरेटिव सेल परागकण के इंटाइन वाले वाल से आकर जुड़ जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करने के पश्चात यह परागकण के कोशिका द्रव में तैरता रहता है और तैरने के बाद 2 भागों में विभाजित होता है, जिससे 2 मेल गैमेट या नर युग्मकों का निर्माण होता है। बाकी संरचनाएं वैसे ही, और इन्हीं 2 मेल गैमेट के बनने की क्रिया को ही हम क्या पढ़ रहे थे, सूक्ष्म बीजाणु जनन, या इस पूरे प्रोसेस को क्या कहोगे, क्या मेल गैमेट के बनने की क्रिया या परागकण के विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं। जैसे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, होगा क्या इसमें, इसका इंटाइन वाला जो लेयर है, अंदर वाला लेयर, वो जर्मपोर के रास्ते बाहर की तरफ निकलेगा और क्या बना देगा, पॉलन ट्यूब या परागनली। इसका लेक्चर बाकी कल पढ़ेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों में शेयर करो और इसको आगे बढ़ाओ। थैंक यू, बाय।